चलिए, तो आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, इसको भी मैं सिंपल तरीके से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखती हूँ मैं समझा पाती हूँ या नहीं समझा पाती हूँ, कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊँगी। देखिए, ये है पेयर्ड कंजंक्शन। अब आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, पढ़ने को तो आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर जो तरीका रहता है वे रहता है कि सिंपल तरीके से आप सीख जाएँ, समझ जाएँ। पेयर्ड कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ों में कंजंक्शन आती है ना, कनेक्टर्स जो होते हैं, जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो, तो ये दो पेयर में आएंगे। और इसको आप कह सकते हैं कि डबल कंजंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और और भी ये इंट्रो बता रही हूँ, वैसे हम बात करेंगे इन कंजंक्शन की। देखें, इनको मैं समझाऊंगी एक एक करके, इन सभी को जो इस टेबल में दे रखी है। लेकिन इससे पहले ये है क्या, वो छोटा सा शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ कि इनको पेयर्ड कंजंक्शन बोलें या डबल कंजंक्शन बोलें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के ये काम आती है, ठीक है। और वैसे अगर ग्रामर में जाएंगे तो ये को रिलेटिव कंजंक्शन का पार्ट है, ठीक है। जैसे तीन कंजंक्शन है ना, कोऑर्डिनेटिंग, को रिलेटिव, बात हम इसकी कर रहे हैं, ठीक है। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, एक दो और ये तीन, हम बात करेंगे इसकी को रिलेटिव। मतलब ये जो सब आएगी ना कंजंक्शन, ये इसकी आएगी, किसकी, को रिलेटिव की। ये तो शॉर्ट इंट्रो है, बाकी मेरा जो यहाँ पर मोटो रहेगा वो इनको समझाने का रहेगा कि इनको कैसे, कब, कौन से सिचुएशन में, कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगी कि कब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर और शॉर्ट इंट्रो लिखा हुआ है, मैंने क्या दे रखा है कि वाक्य के दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए प्रयुक्त शब्दों का एक जोड़ा, पेयर। मतलब दो पार्ट्स होंगे ना, उसको जोड़ने के लिए जिसका यूज़ करते हैं वो होती है पेयर्ड कंजंक्शन। जो एक वाक्य के इक्वल पार्ट्स को, मतलब जो भी हम जोड़ेंगे ना इस ये जो पेयर्ड कंजंक्शन है इनके साथ में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जिसको भी जोड़ने वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे वर्ब है तो ये वर्ब ही होनी चाहिए, एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव ही होना चाहिए, इस तरीके से इक्वल पार्ट्स को जोड़ने के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है जी। फिर है कि इक्वल पार्ट्स मतलब जो शब्दों, वर्ड्स, मतलब शब्दों, इंग्लिश में वर्ड्स हो गया, वाक्यांशों, फ्रेजेस, उपवाक्यों, क्लॉजेस को एक साथ जोड़ने के लिए पेयर में काम करने वाले शब्द है। ये पेयर्ड कंजंक्शन के बारे में शॉर्ट इंट्रो है, और वैसे भी आप कंजंक्शन को लेकर भी समझ सकते हैं, जो भी अदर कंजंक्शन है। बड़े वाक्यों को बनाने के काम आती है, ठीक है, बड़े सेंटेंसेस को, और रिपीटेशन को रोकती है। जैसे दो बार हमने नाम लिख दिया तो एक बार में ही हम, यानी राम राम लिख दिया तो दो बार राम को रोकने के लिए हमने कैसे इनको यूज़ करना है, ये सभी होता है कंजंक्शन में। तो ये तो शॉर्ट इंट्रो है, तो यहाँ पर बेसिक सा इंट्रो दिया है मैंने। बट अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये सारे कंजंक्शन है, ये जो पेयर्ड कंजंक्शन है ना, इनको समझने का है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, उम्मीद है मैं आपको समझा पाऊँ। तो सबसे पहले बोथ और एंड, पेयर्ड है ना, दो जोड़े हैं ना, बोथ का है और यहाँ पर एंड का है। यहाँ पे जो पार्ट आएगा, इक्वल पार्ट्स आएंगे। जैसे मैंने बोला वर्ब है तो यहाँ पर वर्ब है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन है तो यहाँ पर नाउन ही होना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ पर पेन लिख दिया, नाउन लिख दिया और एक तरफ लिख दिया ब्यूटीफुल, ऐसे हम नहीं जोड़ सकते हैं कंजंक्शन में, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये हिंदी दे रखी है, वैसे हिंदी ना भी देखेंगे तो चलेगा, और भी या और दोनों, इस तरीके से। बोथ का मतलब दोनों होता है और एंड का मतलब और होता है, ऐसे भी समझ लेंगे तो चलेगा। केवल वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ता है, ये क्या करता है, वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ता है, कोई चीज़ों को जोड़ता है, यानी पीपल को जोड़ता है। चलिए, बोथ और एंड को प्लूरल मानते हैं, ठीक है, प्लूरल बहुवचन मानते हैं। चलिए जी, अब देखें यहाँ पर सेंटेंसेस। दे ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ईजी है वैसे। बोथ यानी वे चाय और कॉफ़ी दोनों, दोनों के लिए बोथ आ गया, दोनों पीते हैं। तो यहाँ देखिए टी और कॉफ़ी इक्वल पार्ट्स है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ पर टी लिखा है और यहाँ पर ब्यूटीफुल लिख दिया, नहीं। तो ये दोनों ही नाउन है। दे ड्रिंक बोथ, दे ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, इस तरीके से ये बोथ और एंड का यूज़ करते हैं। अब ये जो है ना, बोथ और एंड को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, अलग अलग है सब्जेक्ट, अलग अलग है, एक नहीं है। दे तो यहाँ पर सेम ही सब्जेक्ट था, मतलब जो करता था एक ही था, ठीक है, डूअर जो था दे ही था। अब यहाँ पर सोना और मोना है, मतलब सोना और मोना दोनों ने इस नौकरी के लिए आवेदन किया, अप्लाई किया है। तो यहाँ पर देखिए सोना और मोना, तो ये तो
बोथ, दोनों के लिए बोथ आ गया। बोथ सोना एंड मोना हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमने मोना को देख के, ये जो हैव है ना, मोना को देख के हम हैज़ लिख दें, ठीक है। हमने वर्ब प्लूरल रखी है। अब जैसे हमने बात की थी ना यहाँ पर कि इसको प्लूरल माना जाता है, तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे। ये हमको यहाँ पर यूज़ करने के लिए, या ये जो मैटर है यहाँ पर यूज़ होता है, मतलब प्लूरल की बात कहाँ पर आती है, यहाँ पर। यहाँ पर हैव यूज़ किया। ऐसा नहीं कि मोना सिंगुलर है तो हम मोना इज लिख दें या हैज़ लिख दें, इस तरीके से। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पर नाउन को जोड़ा और यहाँ पर सोना मोना को जोड़ा, तो किस तरीके से जोड़ा, कैसे सेंटेंस बना है, कैसे हमने कनेक्ट किया है, तो बस मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। सब्जेक्ट सिमिलर है तो इस तरीके से बोथ और एंड को जोड़ा है, नाउन को नाउन से जोड़ा है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है तो बोथ और एंड का कैसे यूज़ किया है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, आप और भी ढेरों एग्जाम्पल की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपका काम रहता है प्रैक्टिस करने का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का। तो चलिए अब आगे देखें, यहाँ पर छोटा सा नोट लिखा है। क्या लिखा है कि सेंटेंस को हम एंड से भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि हम एंड से भी तो जोड़ सकते हैं, कन्फ्यूज़न आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस बेटर और गुड का रहता है। क्या बेटर और गुड का रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर, द हाउस इज़ ह्यूज, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। ह्यूज भी है और क्या है, विशाल, विशाल भी है और एक्सपेंसिव भी है। घर विशाल और महंगा है। विशाल का मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरीके से। तो अब देखें, अब इसी बात को हमको एम्फसाइज करना, मतलब जोर देके बोलना है, बल देके हमारी बात को बोलना है। तो हम ऐसे, द हाउस इज़ बोथ ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, ये एक ही कैटेगरी का पार्ट है, ठीक है, ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। द हाउस इज़ बोथ ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, कैसा है, महंगा है और बड़ा है। घर विशाल और महंगा, विशाल का मतलब बहुत बड़ा, यहाँ पर महंगा दोनों है। तो हमने देखा एंड से भी बना दिया और यहाँ पर बोथ और एंड से, इस कंजंक्शन से भी बना दिया। अब यहाँ पर मैंने फ़र्क बताया था, गलत ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क बेटर और गुड का है। एंड वाला गुड है, अच्छा है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस, और ये बेटर है, यानी इस गुड से भी ज़्यादा अच्छा हो गया कौन, बोथ और एंड का। तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बोथ और एंड का, ये फ़र्क है, बस एम्फसाइज करना है तो हम यूज़ करेंगे बोथ और एंड का। चलिए, क्लियर हो गया होगा पहला वाला जो कंजंक्शन है वो। नेक्स्ट पे चलते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। 2 पार्ट्स है ना, एक तो नॉट ओनली, दूसरा बट ऑल्सो। इसका यूज़ करते हैं जोर डालने के लिए, मतलब एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। अब जो पार्ट्स है, नाउन भी हो सकता है, नाउन को नाउन से जोड़ सकते हैं, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है। इनमें से किसी के ऊपर भी जोर दिया जा सकता है, किसी के ऊपर भी हम प्रेशर दे सकते हैं। वही जोर डालकर हमें अपनी बात कहनी है, तो न केवल परंतु भी, न सिर्फ या बल्कि, ये तो इसका हिंदी में अर्थ है, स्लैश लगाया यहाँ पर, या तो ये मतलब है या ये, ठीक है। अगर हिंदी में मतलब ना भी देखे तो भी चलेगा। आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पर देखें, शी इज़ नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ सिंगर। तो हमारी बात पे वह न केवल एक अभिनेत्री है बल्कि एक गायिका भी है। देखो, जो हम बात को जाहिर कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं, मतलब वह न केवल एक अभिनेत्री है, वह अभिनेत्री ही नहीं बल्कि गायिका भी है। तो जोर दिया जा रहा है ना बात को। तो शी इज़ नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ सिंगर। देखें, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखें, नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो अ सिंगर। तो बट ऑल्सो के बाद में यहाँ देखिए एक सिंगर है और यहाँ पर एक्ट्रेस की बात हो रही है, तो सेम इक्वल पार्ट्स है ना, नाउन को नाउन से जोड़ा जा रहा है। तो बस ये ख्याल रखना है और बात को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखें, वह न केवल सुंदर है, ठीक है, सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। स्ट्रेस दिया, जोर दिया, ठीक है, अपनी बात को प्रेशर के साथ प्रकट किया सामने वाले के। तो शी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो बात को जाहिर करने का तरीका देखें यहाँ पर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में। तो बस यही तरीका है कि इस चीज़ को आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वहाँ पर फीलिंग आ रही है नॉट ओनली बट ऑल्सो की, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और हिंदी में न केवल बल्कि, न केवल यही नहीं बल्कि ये भी है, ऐसा।
तो यहाँ पर देखिए शी इज़ नॉट ओनली, फिर ब्यूटीफुल लिखा और फिर ये इंटेलिजेंट लिखा। ठीक है, ये क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ा, ऐसा नहीं यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पर वर्ब हो गया तो गलत होगा। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए न केवल रोहन, अब यहाँ पर देखिए रोहन बल्कि मोहन, ये रोहन और मोहन दोनों क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो देखिए न केवल रोहन नाम है, ठीक है, बल्कि मोहन भी पढ़ाई कर रहा है। तो नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो मोहन इज स्टडिंग। अब एक तो आपने देखो इसको प्रेजेंट करने का तरीका कि कैसे हम जो प्रेशर लगाकर एम्फसाइज कर कर अपनी बात को बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वर्ब का। तो यहाँ पर देखिए मोहन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हुआ है। जैसे ये मोहन है ना, अब वैसे तो रोहन और मोहन आप ये देखेंगे तो आप तो कहेंगे प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हमको प्लूरल वर्ब लिखनी नहीं। तो इसमें बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आता है जैसे कि मोहन है, इसी के अनुसार यहाँ पर इज वर्ब का यूज़ हुआ है। यहाँ पर आर का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि वर्ब को जो रखने का कॉन्सेप्ट है वो आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मोहन के अनुसार, मतलब कि बट ऑल्सो के बगल में जो नाम है, जो भी सब्जेक्ट है ना, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार जो है हमको वर्ब को रखना है। नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो मोहन इज स्टडिंग। वैसे हम अगर मिस्टेक करेंगे तो इसकी जगह आर लगा देंगे, तो ये ख्याल रखना है। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है नोट लगाकर कि बट ऑल्सो के पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना है, यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट है ईदर और। इसको ईदर भी पढ़ते हैं, आइदर भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से पढ़ते हैं। अब अपनी ज़बान पे कौन सा लगा है वो आपको देखना है। ठीक है, ईदर या आइदर। तो आइदर और बोल देते हैं। चलिए दोनों, यहाँ पर है दो में से कोई एक, या तो ये या ये, या तो ये या फिर वो। ठीक है, जो है दो में से कोई एक, आइदर और। दो, ये जो दोनों सेंटेंस रहेंगे ना, ये जो आइदर और वाले हैं ये एफर्मेटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। ठीक है जी। नोट और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। जैसे मैंने कहा था ना, इसमें वर्ब का आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होगा एक यहाँ पर होगा और एक सब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तो हमको और के बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लिखना है। चलिए यहाँ पर लिखा है या तो मेरी माँ या मेरी बहनें आ रही है। तो माँ और बहनें दो सब्जेक्ट है। माँ तो सिंगुलर है और बहनें प्लूरल है। अब देखते हैं हम वर्ब कैसे लगाएंगे, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक। ठीक है, यहाँ पर लिखा था ना जैसे हिंदी में, तो इसकी हिंदी देख सकते हैं, दो में से कोई एक, या तो मेरी मम्मी, ठीक है, मेरी माँ या फिर मेरी बहनें। इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक आ रहा है, या तो ये, या तो माँ या फिर बहनें। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ईदर या आइदर, आइदर माई मदर और माई सिस्टर्स आर कमिंग। अब देखिए यहाँ पर और के अनुसार माई सिस्टर्स प्लूरल है, तो इसी के अनुसार हमने क्या किया है, आर का यूज़ किया है। सेम अभी इससे पहले हमने देखा था ना, बट ऑल्सो के बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब लिखने हैं, सेम ऐसे ही और के बगल वाले के अनुसार हमको वर्ब का यूज़ करना है। दोनों में से कोई, और एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक, आ तो रहा है कोई, तो आइदर माई मदर और माई सिस्टर्स आर कमिंग, या तो मेरी मम्मी आएगी या मेरी सिस्टर्स आएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, या तो वो रात का खाना पकाता है या वह, या तो वो पकाता है या वह है। तो यहाँ पर देखिए ही है इस वो के लिए, हिंदी में अगर आपको समझ में नहीं आए, और वह यहाँ पर शी लिखा है। ठीक है, इस वह का मतलब किसी लड़की की बात हो रही है और इस वो का मतलब ही, यानी ही और शी में से। ठीक है, तो या तो वो रात का खाना पकाता है लड़का, या वह पकाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आइदर ही और शी कुक्स डिनर। ठीक है, आइदर ही और शी मतलब दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो ऐसा है सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए ही और शी, तो हमने और के बगल में क्या है, शी है। यहाँ पर कोई और भी हो सकता था, प्लूरल हो सकता था, मेरी बहनें हो सकती, तो माई सिस्टर्स, तो इसके अनुसार नहीं, हम शी के अनुसार, और के बगल में सब्जेक्ट है शी, तो कुक्स डिनर हमने लिखा है। वैसे अगर दोनों देखेंगे तो वैसे भी ही के साथ भी SEIS लगता है वर्ब में, लेकिन यहाँ पर हमको शी को देखना है और यहाँ पर हमने कुक्स वर्ब को लिखा है। चलिए
यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ चलते हैं। ये है नीदर या नाइदर, दोनों तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको देखना है आप कैसे पढ़ते आए हैं। नाइदर या नॉर, या नीदर या नॉर। चलिए, दोनों में से कोई भी नहीं। अभी इससे पहले तो हमने देखा दोनों में से एक, ठीक है, माँ या बहन, जो बहनें जो भी आ रही है। अब यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, ना तो वह और ना ही वे, ऐसे करके। तो दोनों सेंटेंस, अब ये जो सेंटेंस रहेंगे ना, इसमें ये नेगेटिव रहेंगे। अभी हमने आइदर और ईदर वाले में देखा पॉजिटिव सेंटेंस, नाइदर नॉर वाले में हमने देखा नाइदर के साथ नॉर अटैच रहेगा और आइदर के साथ और अटैच रहेगा। ये भी ख्याल रखना है आपको। जैसे हमने और के बगल में जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हमको वर्ब को लिखना है, और यहाँ पर नॉर के बगल में जो सब्जेक्ट रहेगा नॉर के अनुसार हमको वर्ब लिखना है। नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। चलिए, अब यहाँ पर देखें, थोड़े दोनों सेंटेंस दे रखे हैं। जैसे मैंने दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव है तो डू नॉट, और शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखा, यहाँ पर डज नॉट आया, यहाँ पर डू नॉट आया, ठीक है। तो मतलब दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे भी नहीं खेलते हैं और वह भी नहीं खेलती है, वह भी नहीं खेलती है, ठीक है, दोनों ही नहीं करते हैं, नहीं खेलते हैं। तो नाइदर दे नॉर शी प्लेज क्रिकेट, ना तो वे और ना वह क्रिकेट खेलती है, ना तो वे और न ही वह क्रिकेट खेलते हैं या खेलती है। तो नाइदर दे नॉर शी प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर ये देखिए, नॉर के अनुसार ये सब, नॉर के बगल में शी सब्जेक्ट आया है शी, और शी के अनुसार यहाँ पर वर्ब का यूज़ हुआ है, दे के अनुसार नहीं हुआ है। बस वर्ब को पुट करने, वर्ब को रखना होना वर्ब को, तो ये ख्याल आपको रखना है कि सिंगुलर लिखें या प्लूरल लिखें। तो चलिए, यहाँ तक हो गया आइदर और नाइदर नॉर। अब यहाँ पर देखिए वेदर और, कई बार वेदर और के बाद में यहाँ नॉट लगा रहता है या वेदर और रहता है, तो इन दोनों का यूज़ देख लेते हैं। कई बार ये आ जाएगा नॉट लगा रहेगा, कई बार और के बाद में नॉट नहीं आता है। चलिए, यहाँ पर क्या है, जो सेंस देगा, मतलब जो अंदर से हमारे फीलिंग आएगी, तो इनका यूज़ करेंगे ना, वेदर और का हम यूज़ करेंगे इन कंजंक्शन का। तो यहाँ पर देखें, चॉइस रहेगी, कई बार तो चॉइस रहेगी, ठीक है, ऑप्शन रहेगा, कई बार कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कई बार टू ऑप्शन रहेगा। ये जो चॉइस और ये ऑप्शंस की बात है, ये सिमिलर बात है, ठीक है। ये फील करके आपको सेंटेंस में देखना है, बाकी ऐसे समझ में नहीं आएगा, फील करना है। और कई बार नो चॉइस नो ऑप्शन, एक ही बात है, ऑप्शन या चॉइस। कई बार चॉइस रहेगी, कई बार चॉइस नहीं रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। और एक बार कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पर डाउट वाली फीलिंग आएगी, कंफर्म नहीं रहेंगे, डाउट वाली फीलिंग आएगी। तो चलिए देखते हैं इन सारी फीलिंग्स को कैसे हमने सेंटेंस में जोड़ा है। देखिए यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता का, तो आई डोंट नो वेदर, यहाँ पर की के लिए वेदर आ रहा है, वेदर ही विल कम और नॉट। देखिए, वह आएगा या नहीं, तो ये डाउट वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, कि आई डोंट नो वेदर ही विल, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डाउट वाली फीलिंग है। तो यहाँ पर फीलिंग के अनुसार आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो ऐसे वेदर और का यूज़ हो गया, ठीक है। और के बाद में यहाँ पर नॉट लगा है, मैं नहीं जानता कि वह जाएगा या नहीं, आई डोंट नो वेदर ही विल गो और नॉट, मैं नहीं जानता, डाउट है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, ठीक है, डाउट वाली फीलिंग। तो जब भी डाउट वाली फीलिंग आएगी ना, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, ऐसा, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता। तो इस तरीके से सेंटेंस की स्टार्टिंग में कुछ रहेगा, मतलब जहाँ पर डाउट क्रिएट हो, बस ये पहचान है एक तरीके से, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखें, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस में नो चॉइस वाली फीलिंग आएगी। नो चॉइस मतलब कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मतलब तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। शायद तुम्हें अच्छा लगता है, हो सकता है तुम्हें अच्छा ना भी लगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको तो ये काम करना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ऐसी वाली फीलिंग वाले में भी हम वेदर और का यूज़ करते हैं। यू हैव टू स्टडी, अब यहाँ पर ये जो वेदर है ना, हम शुरू में भी लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम बाद में भी लिख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है,
ठीक है। अगर ये वेदर वाला ये जो सेंटेंस हम शुरू में लिखते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगानी पड़ती है, आप नोटिस करिएगा खुद से। और ये बाद में रहता है ना, जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर फिर कॉमा पुट नहीं होती है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू स्टडी, इस तरीके से भी हो सकता है ना, आगे पीछे हो सकता है। तो अब तो कोई चॉइस है, कोई ऑप्शन है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पसंद हो या ना हो, दो बात लिखी हुई है। यहाँ पर भी देखिए नॉट आया है। चाहे, ऐसे ये जो सेंटेंस रहेंगे ना, चाहे ऐसे करके थोड़ा स्टार्ट हो गया, आप चाहे और तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आएगी अंदर। जैसे चाहे आप प्रिंसिपल हो, चाहे तो आप प्रिंसिपल हो या टीचर, स्कूल के नियम तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। मतलब जो भी हो, टीचर भी हो सकते हो, प्रिंसिपल, सभी के लिए नो चॉइस, सभी को, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको स्कूल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है? नहीं। तो ऐसे वाले में भी हम वेदर और का यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या है, वेदर यू आर अ प्रिंसिपल और अ टीचर। अब यहाँ पर देखें, और के साथ हमने जोड़ा है, एक तो प्रिंसिपल को जोड़ा है, टीचर को जोड़ा है, तो ये नाउन को नाउन से जोड़ा है, देखा? तो नाउन को नाउन से जोड़ा है, सेम कैटेगरी के हैं। ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, यू विल हैव टू फॉलो द स्कूल रूल्स, नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास, फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे तुम ट्यूशन पर या घर पर पढ़ो, दो ऑप्शन है कि यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन, कि ट्यूशन वाला ऑप्शन है, एक घर वाला ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन वाली फीलिंग आ रही है, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन वाली। आपको देखना है कि नो चॉइस वाली फीलिंग आ रही है, डाउट वाली फीलिंग आ रही है, कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी फीलिंग आ रही है, तो ये तो आपको देखना है, आपको महसूस करना, आपको फील करना, तभी समझ में आएगा। बाकी तो आप सेंटेंस देखेंगे, आई डोंट नो, आई कांट से, तो ऐसे डाउट वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में लगते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं, जो भी है सेंटेंस जैसे बनना, बस आपको फील करना है, महसूस करना है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा। बाकी तो आप किताबों में भी देखते हैं, किताबों में भी आपको मिल जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार फीलिंग के साथ अगर कोई है चीज़ की लिखी हुई है सामने, उन रूल को देख लिया तो वैसे समझ में आ जाती है। कई कई बार हमको फील करना पड़ता है, तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे। यहाँ पर देखिए, चाहे तुम ट्यूशन पर या घर पर पढ़ो, टीचर तो तुम बन ही जाओगे। ठीक है, तो वेदर यू स्टडी एट ट्यूशन और एट होम यू विल डेफिनेटली बिकम अ टीचर, मतलब कहीं पर भी पढ़ो तो ये टीचर तो बन जाओगे। तो आपको देखना है कि जो सेंटेंस बनाए, और भी ऐसे वेदर और वाले सेंटेंसेस लें जहाँ पर कुछ चॉइसेस नज़र आ रही है, डाउट वाली फीलिंग में बहुत ज़्यादा जैसे यूज़ करते हैं बोलते वक्त, है ना। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं सो दैट के बाद, सो दैट के ऊपर चलते हैं। कंजंक्शन है सो दैट, शो अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। अब इस सो दैट में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, एक मजबूत परिणाम उभर कर बाहर निकलता है, एक मजबूत परिणाम दिखाते हैं ना, तो वहाँ पर सो और दैट का यूज़। जैसे यहाँ पर देखें, दो सेंटेंस है, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, आई कैनॉट लिफ्ट इट, मतलब क्या है, भारी है, तो मैं, ये परिणाम है, भारी है, भारी होने का क्या परिणाम है कि मैं इसको उठा नहीं सकता या नहीं सकती। बक्सा इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता। तो यहाँ पर देखा क्या था, शो अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। देखें, द बॉक्स इज सो हैवी दैट, यहाँ रिजल्ट आ रहा है आई कैनॉट लिफ्ट। इस तरीके से इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा सो और दैट की सहायता से। आपको समझ में आ रहा होगा कि द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट, दैट के साथ सो जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, सो हैवी भारी है, और ये जो अगला सेंटेंस है ये रिजल्ट को शो कर रहा है ना, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। भारी है तो नहीं उठा सकता भाई। माई ब्रदर वर्कड हार्ड, ही पास्ड द टेस्ट। यहाँ पर देखिए, मतलब क्या है, इसका परिणाम उभर कर आया कि इसने कठिन मेहनत की, तो इसका परिणाम आया कि टेस्ट को पास कर लिया। ठीक है, मेरे भाई ने इतनी मेहनत की कि वह परीक्षा में पास हो गया। तो इतनी मेहनत की, इस मेहनत का परिणाम यहाँ पर आ गया स्ट्रॉन्ग, क्या आ गया, परीक्षा पास कर ली। माई ब्रदर वर्क सो हार्ड दैट ही पास द टेस्ट। तो ये भी फीलिंग के अनुसार कि कहाँ पर हमको जो है स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाना है, कि इतनी मेहनत की, क्या कर दिया, एग्ज़ाम पास कर लिया। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से और आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स की सहायता से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही हूँ, एग्जाम्पल्स तो मैं भी यहाँ पर ढेरों लिख के आ जाऊँ तो बस ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर देखें, नो सूनर हैड और देन, एक ये रहता है कंजंक्शन,
एक तो नो सूनर हैड लगा रहता है, फिर देन लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना घटी, एक घटना घटी, इसी के जस्ट बाद में एक दूसरी घटना घटी। जैसे सेकेंड इवेंट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट, पहला जो इवेंट हुआ ना इसी के जस्ट बाद में जो है दूसरा इवेंट है, जो दूसरी घटना है वो घटती है। कैसे? मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई, मतलब मैं यहाँ पहुंचा फिर ट्रेन आ गई, दो एक्शन हुए। ये होने के बाद जस्ट तुरंत ये हुआ, ठीक है। नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। यहाँ पर देखें नो सूनर, नो सूनर के बाद में हैड लगेगा, ठीक है, फिक्स है। नो सूनर हैड फिक्स है। फिर यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट लगा है, आई के बाद में ये अराइव्ड है तो हैड के अनुसार यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है, थर्ड फॉर्म का, ठीक है। एट द स्टेशन, नो सूनर हैड, जैसे ही, अब हिंदी में ये क्या फीलिंग देता है, जैसे ही, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन आ गई, ठीक है। दैन द ट्रेन केम, तो यहाँ पर देखिए THAN, दैन द ट्रेन केम। तो इस तरीके से सेंटेंस है, इसको ऑब्जर्व करें, समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं, मैं पहले आया और ट्रेन मेरे ठीक बाद आई। ये तो इसको समझाया गया है कि पहले मेरा आना हुआ और उसी के बाद में तुरंत क्या ट्रेन आ गई, ऐसा दो एक्शन हुए, तुरंत ही दो एक्शन होते, पहला एक्शन हुआ तुरंत ही दूसरा एक्शन हुआ उसके बाद में। तो इस तरीके की कंडीशन में, सिचुएशन में हम नो सूनर हैड का यूज़ करते हैं। फिर देन लगाते हैं, किस तरीके से लगाया, हैड के बाद में ये देखिए अराइव्ड है, यहाँ पर वर्ब का ख्याल रखना है, थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर जो है ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखें, अब ये तो ठीक है जी, हाँ ये तो होता है यूज़। पॉसिबल स्ट्रक्चर मतलब इसके अलावा भी हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम नो सूनर डिड और देन का यूज़ कर सकते हैं, नो सूनर हैड और देन का यूज़ कर सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नो सूनर डिड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। देखिए यहाँ पर केम तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिड लग गया ना, तो ये अराइव है, इसको आप सेकेंड फॉर्म में नहीं बदल सकते। जब डिड लग गया है तो यहाँ पर डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये बस यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, बाकी ये दोनों इंटरचेंजेबल है, आप इसको बदल कर लिख सकते हैं, बस वर्ब का आपको ख्याल रखना है। और इसके साथ हम जैसे बोलते वक्त इंग्लिश में जब बोलना है आपको इंग्लिश को, तो बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश कन्वर्जेशन में यहाँ पर जो है एज सुन एज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और रिटर्न इंग्लिश में आप नो सूनर डिड या नो सूनर हैड, ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो एज सुन एज आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन केम, देखा यहाँ पर अराइव्ड, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, ये भी सेकेंड फॉर्म है। एज सुन एज, जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा तो ट्रेन आ गई, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा 3 स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिले, ठीक है। तो रिटर्न इंग्लिश में मैंने जैसे बताया नो सूनर हैड और डिड वाला यूज़ होता है, और स्पीकिंग में एज सुन एज का ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए कंप्लीट हो गए यहाँ पर जितने भी कंजंक्शन की बात की थी मैंने। यहाँ पर देखें स्टार्टिंग में ये बोथ एंड का यूज़, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़, हमने वर्ब का कहाँ पर ख्याल रखना है, किस तरीके से हमको वर्ब लिखनी है, और नो सूनर देन ये जो यूज़ किया, इसके साथ हमने 3 स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, मतलब एक ये तो है ही, इसके अलावा +2 2 और देखे हैं, ठीक है। एज सुन एज देखा है, यहाँ पर सूनर के बाद में हैड लगता है ना, यहाँ पर हैड की जगह हमने डिड का यूज़ भी देखा है। वेदर और का कैसे हम यूज़ करते हैं, फीलिंग के साथ कैसा हम फील करेंगे, महसूस करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने तो समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप भी देखेंगे एग्जाम्पल्स को तो आपको और ज़्यादा गहरा हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो आज की जो इंग्लिश की क्लास है, ग्रामर की, कंजंक्शन की, इस क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट जो इंग्लिश की क्लास रहेगी उसमें।